मैं आपको खुशामदीद करती हूँ केमिस्ट्री कोर्स में। केमिस्ट्री कोर्स में हम एक न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं और इस न्यू जर्नी के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, वाटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ नई चीज़ों को जो कि आपको डिफरेंट फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर मिलेंगी। सो आज हम पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर को जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। जिंदगी, दुनिया और इन दोनों में होने वाले तमाम मामलात में हम चाहते हैं कि बैलेंस हो और अल्लाह ताला ने भी बैलेंस रखा है। अगर मैं टर्म की बात करूं कि व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम, सो इट इज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव इन आवर लाइफ। लेकिन अगर हम बैलेंस की बात करें तो क्या ये बैलेंस केमिकल रिएक्शंस के अंदर भी होता है? बिल्कुल होता है। अगर हम इसकी स्टडी करें तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। बट अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि केमिकल्स में केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल का बैलेंस किस तरह से हो रहा होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास हैं ये दो भरे हुए ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं देखूं तो ये दोनों के दोनों सेम है, इन दोनों का सेम वॉल्यूम है क्योंकि दोनों इक्वल है। अब अगर मैं इनमें से किसी एक को कम कर दूं और बढ़ा दूं तो उससे क्या हो रहा है? मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये जो इक्विलिब्रियम मैं डिस्टर्ब कर रही हूं, ये मैं कर रही हूं ना। अगर मैं कहूं कि ये दोनों के दोनों, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो रिएक्शन से पहले होते हैं। ठीक है, रिएक्शन से पहले जो भी सब्सटेंस होगा उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की तो बात कर ली हमने। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के बाद में जो चीज फॉर्म हो रही होती है उसे हम कहते हैं कि वो है हमारी प्रोडक्ट। दैट्स नॉट दैट प्रोडक्ट जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमें मिल रही होती है। ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स। तो अगर मैं कहूं कि इस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मेरे बराबर नहीं है, इट मीन्स कि इन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया है। यानी कि वो उस टाइम पे या वो उस स्टेट पर नहीं आए हैं जब इन दोनों को मैं कह सकूं कि दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर मैं अब देखूं तो अभी भी कुछ कमी और बेशी है। अब बराबर हो गए तो आपने देखा कि मैं इस तरह से इनके अंदर पानी के यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को कम और ज्यादा कर रही हूं। तो ये हो रहा है इक्विलिब्रियम। लेकिन ये इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जो कि कंटिन्यूटी के अंदर है। यानी कि वो कभी इधर शिफ्ट हो रहा है, कभी इधर शिफ्ट हो रहा है। यानी कि कभी मैं इसके अंदर इसको बढ़ा रही हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद में साथ साथ इसको भी कर रही हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है? दोनों तरफ से चीजें इधर और उधर जा रही हैं और फिर उसके बाद में इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। यानी कि ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि कंटिन्यूटी के प्रोसेस में हमें मिल रहा हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस इक्विलिब्रियम को हम कह रहे होते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो कि मैं भी यहाँ पे आपको लिख के भी बताऊंगी। सीसॉ आपको बहुत पसंद होगा, बचपन में हमने बहुत खेला है सीसॉ, है ना। किसी एक तरफ एक हैवी से दोस्त को बैठा ले अपना जो थोड़ा सा गुगलू होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप किसी ऐसे को बिठा लें जो थोड़ा सा पतला होता है। तो हमेशा क्या हो रहा होता है कि एक तरफ जहां पे आपका प्यारा सा क्यूट सा दोस्त बैठा हुआ होता है वो नीचे हो जाता है, ठीक है, और जहां पर मोटा दोस्त नहीं होता या पतला दोस्त होता है वो ऊपर के साइड पर आता है। तो उसमें क्या होता है? क्या वो इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा होता है? नहीं हो रहा होता। यानी कि दोनों साइड के ऊपर सेम वेट नहीं होता है। लेकिन अगर आप दोनों तरफ अपने सेम दोस्तों को बिठा लो, यानी कि वो दोस्त जिनका जो वेट है वो सेम हो, तो फिर आपको एक इक्विलिब्रियम नजर आएगा कि दोनों के दोनों दोस्त आपके इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। ठीक है, अब उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और वो इक्विलिब्रियम हम इसके अंदर नहीं अचीव कर सकते। मींस केमिकल रिएक्शंस में हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकते।
अब मैं ऐसा करती हूँ कि जो चीज़ें मैंने कही हैं वो तमाम चीज़ें मैं आपको लिख के बताती हूँ, फिर हम इसको और एलिबरेट करें। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंस। ठीक है, फिर हमने बताया कि आपको इक्विलिब्रियम की भी दो टाइप्स होती हैं, जो कि मैंने आपको एक सीसॉ की एग्जांपल दी थी और एक मैंने आपको पानी के ग्लासेस से वो एग्जांपल दी थी। इसके अंदर पानी दोनों ग्लासेस के अंदर इंटरचेंज हो रहा था, यानी कि दोनों तरफ से इधर और उधर जा रहा था, तो फिर वो ऐसा इक्विलिब्रियम था जो कि कंटिन्यूटी के प्रोसेस में था। तो इस इक्विलिब्रियम को हम कह रहे होते हैं कि वो क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो कि रेस्ट की पोजीशन में आपको मिल रहा होता है, ठीक है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम जो कि कंटिन्यूशन में मिल रहा होता है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव हो रहा होता है, तो वो हमें मिल रहा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम के तौर पर। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान में अटेन हो रहा हो। अच्छा, हम जब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं ना, तो हमारे पास दो तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं। तो क्या दोनों केमिकल रिएक्शंस के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम हो रहा होता है? नहीं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से दो केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, सो वी कैन से कि वी हैव टाइप्स ऑफ रिएक्शन on the basis of direction. So first one is irreversible and second one is reversible. Irreversible reactions वो reactions होते हैं जो कि complete हो जाते हैं, ठीक है, ओके, और वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर कंप्लीट, ये हमेशा कंटिन्यू रहते हैं, ओके। और अगर मैं कहूं कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, सो दे मूव इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। So let's suppose कि we have hydrogen and oxygen gas और वो फॉर्म कर रहे हैं वाटर, ठीक है, और ये रिएक्शन हो रहा है जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्लैटिनम की प्लेट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्शन कर रही है और वाटर बना रही है, ठीक है। तो ये जो पूरा रिएक्शन है, ये ऐसा रिएक्शन है जो कि जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम मेटल रिएक्ट करेंगे, जब उनको हीट भी प्रोवाइड की जा रही होगी, तो वाटर बना लेंगे। ये रिएक्शन जब हो जाएगा तो बस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो आपने एक चीज नोट की कि इसके अंदर यहाँ पर उन्होंने जो एरो यूज किया है, हमने जो एरो यूज किया है, वो क्या है कि सिर्फ वो इस डायरेक्शन में जा सकता है, दैट्स व्हाई वी सेड कि वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तभी हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस को सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि अगर मैं ये बात करूं कि ये जो रिएक्शन हो रहा होगा वो कुछ इस तरह से हो रहा होगा कि हाइड्रोजन गैस ली, मैंने ऑक्सीजन गैस ली, और इस पे चीज डिपेंड नहीं करती है कि ये लोग क्लोज सिस्टम के अंदर करें या ओपन सिस्टम के अंदर करें। अच्छा, अब ये क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको अभी ग्लास शो किए थे, दोनों ग्लासेस जो हैं वो ओपन थे, उनके ऊपर कुछ कवर नहीं हुआ था। लेकिन अगर मैं बॉटल लूं तो बॉटल के अंदर क्या होता है? बॉटल के अंदर कैप लगा हुआ होता है बॉटल के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा? क्लोज सिस्टम बन जाएगा। डू यू नो कि जो हमारे पास सोडा कैन होता है, यानी कि जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हो, उन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई होती है। जब आप उसको खोलते हो तो फिर झाग निकलते हैं, ठीक है, और झाग आपको नजर आ रहे होते हैं कि बॉटल के अंदर झाग है। सो वो क्यों हो रहा होता है? क्योंकि क्लोज सिस्टम के अंदर
उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया हुआ होता है। जैसे ही वो क्लोज सिस्टम के अंदर से कार्बन वो खोलते हैं, उसको बॉटल खुलती है तो जो आवाज आती है सोडा कैन के खुलने पे, एकदम से प्रेशर रिलीज होता है। इसका मतलब क्या है कि वो गैस रिलीज हो रही होती है, वो भी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो वो जो आपका क्या कहते हैं सोडा कैन जो है वो उस वक्त डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे था, लेकिन जैसे ही आपने उसको खोला तो उसका इक्विलिब्रियम हो गया डिस्टर्ब। ओके, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर मौजूद थी वो रिलीज हो गई है। समझ आई? तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस हो रहे होते हैं आपके ओपन सिस्टम के अंदर, लेकिन अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करूं तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए कंडीशन क्या है कि वो क्लोज सिस्टम के अंदर हो रहे होते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज कि अब मैं एक रिएक्शन करवाऊं जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करवा रहे हैं और वो हमें बना के दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो भी सॉलिड फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। और ये काम हम कर रहे हैं किसके अंदर? क्लोज सिस्टम के अंदर। ठीक है, जब हम ये काम क्लोज सिस्टम के अंदर करेंगे और यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे जिसको हम डेल्टा से भी शो कर रहे होते हैं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट होके टूटेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेगा, इट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इस वक्त अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर ये कर रहा होगा डिकम्पोजिशन। ठीक है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट हीट की वजह से डिकम्पोज हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, तो चूंकि हम ये क्लोज सिस्टम के अंदर कर रहे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। तो अब क्या हो रहा होगा? अब हो रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या जिसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन भी। सही है? सो कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा होगा? रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में। और याद रखिएगा कि हमेशा ये चीज रिएक्शंस के बारे में किसके अंदर हो रही होती है? क्लोज सिस्टम के अंदर हो रही होती है। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्लोज सिस्टम के अंदर टेक प्लेस कर रहे होते हैं। ओके, सो इस तरह से रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ने हीट किया, ये बनाया, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और बना लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब हम बढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर हो रहा होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर नहीं हो रहा होता। क्यों? क्योंकि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है जो कि कंटिन्यूड प्रोसेस के अंदर हो रहा होता है। ओके, इरिवर्सिबल रिएक्शन में तो हमेशा एक दो रिएक्टेंट मिले, उन्होंने आपको सिर्फ प्रोडक्ट बना के दे दी, कहानी खत्म। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर प्रोडक्ट मिलके दोबारा से आपको रिएक्टेंट फॉर्म करके दे रहे होंगे। सही? सो केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यानी कि रिएक्टेंट होता है बहुत ज्यादा, जबकि प्रोडक्ट जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रही होती है। तो फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपकी रिएक्टेंट कंज्यूम होना शुरू होता है और प्रोडक्ट बनना शुरू होती है। और फिर ये जो मीटिंग पॉइंट है ना इन दोनों का, ये मीटिंग पॉइंट, ये पॉइंट वो है जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस पॉइंट पे अगर मैं कहूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 थी, ठीक है, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दैट वाज समथिंग, वो मैक्सिमम थी, ज्यादा थी। जब रिएक्टेंट ने कंज्यूम होना शुरू किया, जब रिएक्टेंट ने आपस में रिएक्शन करना शुरू किया, तो फिर प्रोडक्ट ने बनना शुरू किया। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो रहा होता है हमारा? ग्रेजुअली ये चीज हो रही होती है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा होता है?
डिक्रीज हो रहा होता है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो रहा होता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज दिस इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो मैं इस बात को कह सकती हूं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल आ जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट डिक्रीज होना शुरू हो जाए और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होना शुरू हो जाए और फिर उसके बाद में इन दोनों की कंसेंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल आ जाए, इट मीन्स कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल आ जाए, तो उस पॉइंट को हम कह रहे हैं कि वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। सो केमिकल इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट in chemical reaction when rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction या rate of reverse reaction। एक स्टेट होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, इसे हम कह रहे होते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, सो यहाँ तक हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं और कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे।